एक बार सभी को नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा कोचिंग पर। ठीक है, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस सतनाली में चल रही हैं। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में कौन सा वाच्य है, आप ये बता सकते हो क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैं देख लेता हूं। हाँ जी, बताइए, शाबाश। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखिए एक बार, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, मैंने आपको लिखा है वॉइस। वॉइस को ही बोलते हैं वाच्य। ध्यान से सुनो, वॉइस को ही वाच्य बोलते हैं भाई। ठीक है, वॉइस का नाम सुनते ही आप याद करोगे एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, उसी में होता है आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। ठीक है भाई, तो मैं रामायण नहीं पढ़ सका, ये कौन सा वाक्य? देखो, मैं रामायण नहीं पढ़ सका और मैं रामायण, मेरे द्वारा रामायण नहीं पढ़ी जा सकी, तो ये तो आपका है ना पैसिव में हो जाएगा। और ये जो मैं रामायण नहीं पढ़ सका, ये आपका एक्टिव में है। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य, एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस होती तो कर्मवाच्य होता। ठीक है, और एक भाववाच्य भी होता है। यूं समझो आप, जिसका हम पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है, वो आपका भाववाच्य होता है। जैसे मैं नहीं उठ सका, ठीक है, मैं नहीं बैठ सका, ये आपके भाववाच्य होते हैं। याद रखना, वाच्य आपके तीन होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक्टिव वॉइस ये होता है, पैसिव वॉइस ये होता है। जिसका ना बने आपका पैसिव, वो होता है कौन सा? भाववाच्य। हिंट मैंने दे दी है इंग्लिश और हिंदी दोनों से। बोलो यस और नो, समझ में आया है क्या? अरे बहुत बढ़िया भाई। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा वो पादप होते हैं। इसका आंसर बता सकते हो क्या? मैमल, रेप्टाइल, उभयचर या कीट? कौन सा आंसर आएगा इसका? बताइए जल्दी से बताइए, क्या आंसर आएगा? क्या इसका आंसर होगा? बता सकते हो क्या? अरे स्तनधारी कहां से होंगे? रेप्टाइल्स, ये रेंग कर थोड़ी चलते हैं, क्योंकि प्लांट्स हैं। इंसेक्ट होंगे या एम्फीबियंस होंगे, ये डाउट होगा आप लोगों का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए भाई फास्ट। जांगड़ा साहब, ये आंसर है आपका? ये रैंक कर चलते हैं क्या? ये रेप्टाइल्स हैं? कहां खोए हुए हो आप? फास्ट आंसर आना चाहिए। और एक बार शेयर कर दो रे सभी जल्दी से। नहीं आया, देखो ये आएगा, खुद सोच के देखो। मैमल्स नहीं हो सकते, रेप्टाइल्स नहीं हो सकते, ये इंसेक्ट नहीं है। ब्रायोफाइट, उभयचर का मतलब क्या हो? याद करो, उभयचर। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह होते हैं, वो एम्फीबियन क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। लेकिन प्लांट वो होते हैं जो जमीन पर भी उगते हैं और लैंड पर भी उगते हैं। ठीक है, सॉरी, इस पे क्या आपके वाटर एंड लैंड बोथ में। ठीक है, उनको क्या जरूरत होती है? पानी की भी जरूरत होती है और मिट्टी की भी जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा, वो आपके एम्फीबियंस होते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका ब्रायोफाइटा का नाम सुनते ही एम्फीबियंस सुन लेना। नेक्स्ट आ जाओ। स्तनपाई में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं, आपको ये बताना है। ये किससे संबंधित होती हैं? बताइए, किससे संबंधित होती हैं? किससे संबंधित होती हैं? अत्यधिक लवण की निष्कासन? अरे अत्यधिक लवण का निष्कासन नहीं होता। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स पसीना जरूर निकालती हैं, लेकिन ये है ना आपका बॉडी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन रखने के लिए होती हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये आपके बॉडी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के लिए, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेम्परेचर को बराबर रखने के लिए होती हैं। ठीक है, क्रिसमस का रस क्या है? कारक। क्रिसमस कारक का आंसर बताइए आप। देखते हैं किस किस का तैयार है ये क्वेश्चन, कभी सुना भी है क्या? क्रिसमस कारक, क्रिसमस फैक्टर क्या होता है? किससे रिलेटेड है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्रिसमस फैक्टर किससे रिलेटेड है? बताइए फास्ट। हाँ जी, बताइए शाबाश, बताइए। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है। देखो मैं बताता हूं आपको, क्रिसमस कारक है ना, क्रिसमस कारक एक बच्चे का नाम था, क्रिसमस। याद रखना, पूरा नाम तो मेरे को भी याद नहीं है। उस बच्चे में ये बीमारी मिली थी, और ये बीमारी जो है, ये एक
बीमारी है और ये इस बीमारी में है ना रक्त जमाव की समस्या होती है, ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन। क्रिसमस एक बच्चे का नाम था, उसी में फर्स्ट टाइम ये बीमारी मिली थी। तो याद रखना क्रिसमस फैक्टर, इसको बोलते हैं फैक्टर 9 भी इसका नाम होता है, फैक्टर 9 इसका नाम दूसरा नाम होता है भाई। याद रखोगे क्या? एक बार बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई। और एक बार है ना जल्दी से शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ, फास्ट शेयर करके और फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है न कि रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है जल्दी से बताइए, और इसके कारण क्या बनता है, याद है क्या? हाँ जी याद है, उसको बोलते हैं मिरेज, MIRAGE, मिरेज, ठीक है। मरीचिका, मरीचिका हिंदी में बोले तो मरीचिका, ठीक है। क्या ये एक भ्रम होता है? क्या होता है ये एक भ्रम होता है। बहुत बढ़िया भाई, क्या होता है? ये एक भ्रम होता है, ध्यान से सुनो, TIR, ये एक भ्रम होता है। जब आप रोड पे जाते हो तो आप देखते हो सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। क्या होता है? वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आई है बात? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि ये किस केस में होता है मेरे भाई, ये आप है ना डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होता है। ये किस केस में होता है ये प्रोसेस? TIR कब होता है? ये होता है डेंसर से रेयरर में। याद रखना, डेंस का मतलब होता है डेंसर, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, ठीक है। डेंसर कहने का मतलब है ये हो सकता है आपका कांच से किस में हो सकता है? पानी में हो सकता है, या फिर पानी से किस में हो सकता है? पानी से किस में हो सकता है? हवा में हो सकता है। मतलब क्या हुआ? हवा से पानी में नहीं होगा, पानी से कांच में नहीं होगा, ये किस में होगा आपका? ये आपका होगा डेंसर टू रेयर मीडियम में। क्या पूछा है ध्यान से देखो, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पानी से होकर कांच में जाता है। अरे पानी से होकर और कांच में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? रेयर से डेंसर में जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ एक बार ये समझ में आया है कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, यस और नो। पानी से होकर कांच में जाता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कांच से होकर पानी में जाता है? अरे भाई हाँ बिल्कुल हो सकता है, कांच से पानी में होता है। पानी से होकर वायु में जाता है, ये भी सही है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है इसके रेस्पेक्ट में। कांच से होकर वायु में जाता है, यहां भी पॉसिबल है, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है। आंसर ये हो जाएगा। अब बढ़े आगे, बताओ एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़िए आप जल्दी से, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही आसान सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तरंग की तीव्रता का अनुपात क्या होता है? नहीं पता आप लोगों को, मैं ही बता देता हूं। बहुत बढ़िया भाई, नमस्कार सभी को। तरंग की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, उनकी विस्तार का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज दिस, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंशन। ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ एक्सपेंशन कभी पूछ ले, बहुत कम चांस है इस सवाल के, लेकिन यदि कभी पूछ लेता है तो क्या बताओगे? रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी का चाहे रूट कह दो और चाहे इसका स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी, आप यूं कह सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो ये क्या दे रखा है आपके पास? 25:9 है, और इसका रूट करेंगे तो 5:3 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या कहीं, जल्दी से बताइए। लंबा साहब कितना आएगा इसका आंसर? बी आंसर आएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, नेक्स्ट बताइए 47 का कौन बता सकता है? देखते हैं 47 का कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। 47 का आंसर क्या होगा? चलो मैं फोन को दूर रख देता हूं, ठीक है। अब मैं चैट नहीं करूंगा। बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? बोलोमीटर हम डिस्कस कर लेते हैं, किसमें क्या मापते हैं? टेम्परेचर, थर्मोमीटर, पता है ना आप लोगों को? बिल्कुल पता है सर। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ जो होती है ना, वेवलेंथ वो वेवर से ही नापी जाती है। किसे? वेवर से। और टेम्परेचर थर्मोमीटर। उसके बाद वेलोसिटी का पता है आपको,
चाल किस से मापी जाती है? स्पीडोमीटर से। उसके बाद आवर्ती बच गई, फ्रीक्वेंसी बोलोमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी में कौन होता है? बोलोमीटर। बताओ भाई यस और नो। एक बार जल्दी से थम्स अप कीजिए। कौन कौन वीडियो को देख रहा है मुझे पता भी चलेगा। निम्न में से किसमें अधिकतम m कक्षा के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? KLMN, KLMN याद है कि नहीं है? ये बोलो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ m ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स? ये आपको पता है ना, ये सब सेल होती हैं KLMN। इन सेल्स के अंदर आप कहोगे सर ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ है। बोलो हाँ या ना। अब आप ये बताइए कि यदि, और इसने और क्या कहा है, अच्छा इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है 2n² दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, कौन सी ये सेल है आप ये बताइए, कौन सी सेल है ये? n का मान कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 दैट इज इक्वल टू 8 आंसर होगा। दोबारा से सुन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n², ठीक है। ये 4 सेल होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? KLMN, ये फर्स्ट सेल है, ये आपकी सेकंड है, ये थर्ड है। वो होता है ना 2, 8, 18 और 32। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा फर्स्ट सेल में बताइए, तो 2n², n इज इक्वल टू 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 आ जाएगा। 2n², n का मान कितना आएगा? 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, और n का मान 3 पुट करेंगे तो 18 और फिर 32। यस और नो। अब बताइए एक बार, अब थम्स अप कीजिए। अब बात समझ में आई है क्या? नरेंद्र सिंह, परवीन भाई, शुभम, अब बताइए समझ में आई है क्या बात? दोबारा से सुन लो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। KLMN बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की बात है, कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता। सॉरी क्या बताया है, क्या बताया है कि कवि ने? अगली लाइन में ध्यान से सुनना जरा। KLMN, ठीक है भाई, ये फर्स्ट सबसेल होती है, ये सेकंड होती है, ये थर्ड होती है, और ये किसी भी एटम की फोर्थ है ये, ठीक है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल फोर्थ है। अब ये फर्स्ट है ना, तो डायरेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं कि 2, 8, 18 ये होता है, लेकिन क्यों होती है? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2n²। n इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास ये आ जाएगा 2। n इज इक्वल टू, यदि आपके पास 1 है ना, n इज इक्वल टू 1, तो 2 आ जाएगा। 2 है तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। n इज इक्वल टू 3 है तो आपका कितना आ जाएगा? अरे बोलो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 है तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब बताओ समझ में आई है क्या बात? यदि ये सब सेल भरी हैं तो वो एक नोबल गैसेज बनेगी, ठीक है। वहां क्या होंगे? यदि ये सब सेल फुलफिल है ना, तो वो भी एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होगा, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। अब मैं चलता हूं, अब इसके अंदर बताइए आंसर क्या आ जाएगा? आपका बी आंसर आ जाएगा। अब बताइए एक बार सभी यस कीजिए। अब यस कीजिए सभी। हाँ जी समझ में आया है। अब बताइए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देख लो सभी बच्चों, एक बार ध्यान से देखना क्या कहता है अगला क्वेश्चन। आपके सामने है क्वेश्चन भी, ये लीजिए। बताइए भाई क्वेश्चन क्या कहता है? तुम इन बच्चों को क्या कहेगा? देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से बताइए और फिर आगे बढ़ते हैं हम। आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? बताइए जल्दी से, कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा, मतलब कि ये आपके पास एक है ना पीरियोडिक टेबल है, और आप ऊपर से नीचे चलोगे ना तो वो क्या होते हैं? वो आपके पास ग्रुप होते हैं, और ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 18 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन, लिथियम। बोलो हाँ कि ना? आपको याद भी है बहुत अच्छे से, इजीली हमने इनको पढ़ा भी था। बोलो हाँ ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसने ये पूछा है कि बताइए यदि ये फर्स्ट ग्रुप है, अच्छा जी, यदि ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या सेम रहता है?
ये देख लीजिए आप, विच प्रॉपर्टी विल बी कॉमन टू ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियड। इसका मतलब इनकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, समान रहते हैं। इनकी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो आप कहोगे सर अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ भाई ऐसी बात है, ठीक है। तो फिर बताइए, तो फिर हम डिस्कस करते हैं बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। हाँ, बाहरी जो कक्षा है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो सेम रहते हैं, ठीक है, वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आपका फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। बताओ किस किसने बताया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शुभम वेरी गुड, नरेंद्र बहुत बढ़िया, सरजीत वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों ने चीज समझे। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। कौन वायु प्रदूषक नहीं है, इसका आंसर आपने बताना है, बताना पड़ेगा, ठीक है। बिना बताए काम चलेगा नहीं। कौन वायु प्रदूषक नहीं है, हाइड्रोकार्बन इन्वायरमेंट में प्रदूषण का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बिल्कुल है। NO2 का जिक्र करें तो भी है, SO2 है, NO2 है, CO2 है, ये तीनों हैं, ये तीनों तो हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ये, NO2 नहीं है, ये है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ये होता है लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस होती है, ठीक है। अरे बोलो कौन सी होती है, लाफिंग गैस। ये क्या नहीं करती, ये प्रदूषण नहीं करती। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, आंसर आपका डी हो जाएगा। आप कहो तो आगे बढ़े, हाँ जी बढ़िए। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या रहेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा है भाई, कुछ नहीं पता कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। बहुत नजदीक है आपके एग्जाम और एग्जामिनर। जल्दी से बताइए, मैं देखता हूं किस किस का आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। देखो क्या है, BOD, BOD5 क्या दर्शाता है, BOD को मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 क्या आंसर है, जल्दी से बताइए, किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। इन 5 आवर, मिनट, मंथ या डेज, क्या आंसर आएगा, क्या हो सकता है, लगाइए तुक्का, देखते हैं कितने आप लोगों के तुक्के सही होते हैं, ठीक है। ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, इन 5 डेज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है, बताइए, शाबाश। चलिए भाई बहुत बढ़िया, जी नहीं, सी नहीं होगा मेरे भाई, गलत तुक्का लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो आप लोगों ने करनी है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है, अच्छा जी, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन अपनी सिफारिश, फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिकमेंडेशंस किसको भेजता है ये बताना है, किसको सबमिट करता है। फाइनेंस मिनिस्टर अपनी रिकमेंडेशंस किसको सबमिट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन की बात की है राष्ट्रपति को, याद रख लेना, किसको भाई, फाइनेंस कमीशन का जिक्र करे तो वो रिकमेंडेशन भेजेगा किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहा इसने अगले क्वेश्चन में, आप बताइए भाई, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा ना एक सैंपल पेपर मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करो। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, धार्मिक अधिकार, रिलीजियस राइट्स, बिल्कुल यही आंसर है। ये नहीं है भाई, इनको शामिल नहीं। मुफ्त शिक्षा है, ग्राम पंचायत को सहायता करना है, विश्व शांति का प्रसार करना है, ये सारे हैं, लेकिन ये नहीं है, धार्मिक अधिकार नहीं। आईपीसी में किसके तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है, जालसाजी, यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर देता है तो कौन सी आईपीसी, कौन सा इंडियन पैनल है वो काम करेगा, आईपीसी किसके तहत, जल्दी से बताइए, देखते हैं किसको। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 जी, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है आपका ये 54th का आंसर बताइए, शाबाश, जल्दी से। जालसाजी, जालसाजी में बताइए, जालसाजी में कौन सा आईपीसी लगता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 468 नहीं होगा, 465 भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, मैं आपकी वेट में हूं। बहुत बढ़िया भाई,
467 आईपीसी में है, ठीक है, धारा 467 आंसर आएगा। किसमें? जब आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए। मृत सागर, जॉर्डन का नाम सुना है कभी? इजराइल और जॉर्डन के बीच है। ये लो भाई, काम हो गया। मृत सागर, इसके अंदर है ना नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नमक है, इसलिए इसके अंदर मछलियां भी जिंदा नहीं रहती हैं। मृत सागर, डेड सी, जॉर्डन और इजराइल के बीच है। जॉर्डन और इजराइल की, ऑप्शन में इजराइल है, क्लिक कर दिया और आगे हम बढ़ गए। तो बढ़ गए आगे हम, हाँ जी बढ़ गए। बताइए, ये ऑप्शन थे उसके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं अभी। बताइए क्या आंसर आएगा, आपके सामने है, ठीक है, सारी कहानी आपके सामने है। बताइए क्या कहता है। भूकंप किस कारण से आते हैं? यदि किसी ने ये थ्योरी पढ़ी है वही बता पाएगा कि क्यों आते हैं ये। बताइए। नरेंद्र सिंह का बी आंसर है। कौन से का था? हाँ, इजराइल, ठीक है। इसका बताइए क्या आएगा। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 56 का ए, बिल्कुल। इसका मतलब भाई सरजीत आपने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कभी पढ़ी होगी आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे के नजदीक या फिर दूर जाती हैं। नजदीक आती हैं तो क्या बनते हैं? याद करो क्या बनते हैं? माउंटेन बनते हैं। माउंटेन बनते हैं कब? जब दो प्लेटें हैं, तीन प्लेटें हैं, एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो क्या बनेंगे? माउंटेन बनती हैं, ठीक है। और ये वैली बनती है, घाटियां बनती हैं जब एक दूसरे से दूर जाते हैं। कौन? ये आपके माउंटेन्स, ठीक है। प्लेट्स हैं, प्लेट है नीचे, जमीन के नीचे क्या है? बहुत नीचे प्लेटें हैं। ये ज्यादा कहानी आपको हमारे ज्योग्राफी वाले टीचर पढ़ा चुके हैं। ड्यू टू विच रीजन द अर्थक्वेक्स अकर, अर्थक्वेक किसके कारण आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया टेक्टोनिसिटी, विवर्तनिका, विवर्तनिका सिद्धांत, ठीक है। और पृथ्वी के भ्रमण, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, क्रमण भी नहीं है और सी वेव्स भी नहीं है। सहारा मरुस्थल से संबंधित, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बताइए भाई, तब तक मैं साइलेंट हो जाता हूं, आप आंसर बताइए। प्रवीण लांबा, ए आंसर था आपका, वेरी गुड। इसका बताइए अब क्या आएगा। सहारा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पढ़िए। यह 9 देशों में फैला है। हाँ, बहुत बड़ा है भाई, ये मरुस्थल बहुत बड़ा है, 9 देशों में बिल्कुल फैला हुआ। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के दोगुने से भी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट पे ये कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 58। वनस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री किससे समृद्ध होती है? इसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होती है या हाइड्रोजन, फॉस्फोरस या कार्बन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 58 और इसका आंसर ऐसे बताना है आपने। देखते हैं कौन आंसर देगा इसका। 56 का नहीं, 58 का बताना है आपने। फॉस्फोरस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है फॉस्फोरस। इसके अंदर प्रचुरता है, किसके अंदर? ब्राउन मटेरियल यूज्ड टू पुट द बोटेनिकल फर्टिलाइजर्स इज इंडीस्ड विद कार्बन, 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 भूरी सामग्री प्रयुक्त कार्बन। वनस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री कार्बन से समृद्ध होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार स्थापित हुए? फर्स्ट टाइम स्थापित हुए किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट फर्स्ट टाइम? इसका तो बच्चे बच्चे को आंसर पता है, इसका आंसर बच्चे बच्चे को पता है। 59 का आंसर बताइए। अरे एक तो अपने मित्रों को जोड़ो जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दो भाई। इतनी रात को हम देखो इतनी दूर से आके आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और दिन में भी बहुत टाइम लगाना पड़ता है और अब भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार है ना जल्दी से इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, जहां तक हो सकता है लाइक शेयर सब्सक्राइबर जितना है ना वो कर दो यार। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है, ठीक है। इसको आप गुरु दक्षिणा मान के चलना। आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, क्या बताया है देखते हैं। 58 का तो ए, 58 का था सी और 59 का आपने बताना है। 59 का बताइए भाई, फास्ट कमेंट कीजिए। 59 का क्या रहेगा? 59 का किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया है। अरे मद्रास, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, क्या है?
चेन्नई, अब क्या नाम कर दिया गया है, चेन्नई। ठीक है, मद्रास, मद्रास में सबसे पहले अवस्थित हुए थे। ठीक है भाई, इसका बता दीजिए। ये लो आपके वायसराय हैं, वायसराय अरेंज करने हैं आपने। 60 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन विक्रम लांबा सी था आपका। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ जी वो था, स्थापित मद्रास में हुए थे, बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर दीजिए एक बार जल्दी से, सोच लो, आपके पास 30 सेकंड हैं। फोर थ्री टू वन, 60 का बी, 4321। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर टेन्योर, उसके समय के अनुसार उनको सुव्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया था बताइए, सबसे पहले कौन आया था, डलहौजी। अच्छा जी, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स या फिर कार्नवालिस या वेलेजली, जल्दी से बताइए। सभी के कमेंट अभी तक आए नहीं हैं, सभी के कमेंट नहीं आए हैं भाई। ठीक है, और कमेंट सभी कर दिया करो प्यारे बच्चों, सभी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बहुत ही शानदार दिया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पहले आएगा डलहौजी, फर्स्ट आएगा डलहौजी। सेकंड पे आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा सेकंड पे, सेकंड पे आपका आ जाएगा कार्नवालिस, सेकंड पे आ जाएगा आपका आएगा कार्नवालिस। थर्ड पे आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और फोर्थ पे आएगा आपका वेलेजली, ये आपका। और इसमें कौन सा रहेगा फिर, 4231, 4231, 4231, 4231, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर लो। और अब आप कहानी आ गई है आपकी इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन आपका होता है महंगाई से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपका 61 का। बताइए, देखो जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, और उस केस में वर्दी जो होती है ना, वर्दी, टैक्स में भी वर्दी होती है, बस इतना याद रखना है, टैक्स में भी क्या है, वर्दी होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा बोलते थे इसको, पहले था नरेगा, NREGA। ठीक है, नेशनल रूरल है। ठीक है, नेशनल रूरल गारंटी एक्ट है ये आपका। ठीक है, ये बताइए, ये 2005 अधिनियम 2005 है, कब लागू हुआ, बिना ऑप्शन कोई बता सकते हैं क्या बताइए, बिना ऑप्शन आप में से कोई बता सकते हैं। 62, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। एक बच्चे ने आंसर दिया है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये कब लागू हुआ, 2006 में। इसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसके आगे महात्मा गांधी जी लगा दिया गया। और कब लगाया था ये आपने बताना है। और इसमें कितने दिन की है ना, कितने दिन की, कितने दिन काम करना होता है मैक्सिमम, ये भी आपने बताना है। ठीक है, मैक्सिमम कितने दिन कर सकता है कोई व्यक्ति, मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 से ये हो गया। फिर कब मनरेगा कब किया गया, लिख लो, मनरेगा 2009 में किया गया। कब किया गया, इसमें 100 दिन नौकरी कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आप कर सकते हो फरवरी 2006 में। कितने ने दिया है आंसर, हाँ, साल में 100 दिन, बिल्कुल, एक साल में 100 दिन इसमें काम कर सकता है भाई। बहुत बढ़िया भाई, शुभम, नरेंद्र, विक्रम भाई, बहुत बहुत खूबसूरत। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे, आप डायरेक्ट याद रख लो भाई। इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करें तो फाइनेंस का जिक्र है कहीं? हाँ बिल्कुल है, फाइनेंस से मिनिस्ट्री आंसर आ जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बताना एक बार इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया? 63 का ए, 63 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग जाग रहे हो, जागते रहिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? महानिदेशक, आर्मी का जिक्र करें ना, ये आर्मी के, ठीक है, उप हैं, ये आर्मी के क्या है? उप BS राजू, मैंने करवाया था। लेकिन यदि बात करें भारतीय वायुसेना के तो ये हैं संजीव कपूर, संजीव कपूर, SK संजीव कपूर। ठीक है, मनोज पांडे आर्मी चीफ, मनोज पांडे आर्मी चीफ। ठीक है, अरविंद कुमार भी है, आप खुद सर्च कर लेना इसको, अरविंद कुमार के बारे में आपको सर्च करना है। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया गया था? किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? जल्दी से बताइए भाई, एथलेटिक्स 2022, जल्दी से बताइए फास्ट। अरे मित्रों के साथ शेयर करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो साथ साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 मई, अरे भाई या तो आप है ना, या आप गलत हो या मैं गलत हूं। देखो दोनों में से एक तो गलत है, एक तो आंसर मेरे दिमाग में है, एक आपके दिमाग में है। मेरी तरफ से आंसर है यहां 7 मई, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे बनाया गया था। ठीक है, आपके दिमाग में है तो हो सकता है आप सही हो, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। लेकिन इसका जो आंसर है मेरी तरफ से 7 मई है। ठीक है, रिप्लाई दे देना एक बार जरूर, 7 मई। ठीक है, यदि आपने तुक्का लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूं सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? बता सकते हो क्या? इसने ओथ ली है भाई। ठीक है, और किस देश के राष्ट्रपति हैं ये, आपको ये बताना है। साउथ कोरिया, क्लिक कर दीजिए जल्दी से, साउथ कोरिया। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में साइबर फोरेंसिक लैब, साइबर फोरेंसिक लैब का जिक्र करें तो कहां करोगे? हैदराबाद ऑप्शन में है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है, तो भाई आंसर क्लिक कर देना। रिसेंटली अमित शाह, ये करंट के क्वेश्चन है, आ सकता है। रिसेंटली अमित शाह इनएगोरेटेड, इनएगोरेशन का मतलब होता है शुभारंभ करना, नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब, नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब की शुरुआत है का इनॉग्रेशन कहां किया है? हैदराबाद में किया है। किस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? अरे आप बता रहे हो क्या आंसर? भाई आंसर दो, साथ साथ, साथ साथ आंसर दो बच्चे। ठीक है, साथ एक बार कमेंट करो जल्दी से। सी बिल्कुल हैदराबाद आंसर ठीक था। 68 का आंसर बताइए जल्दी से, 68 का आंसर बताइए, 68 का आंसर क्या आएगा? देखो विषधारी याद रख लेना, विष से रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। भाई कहां लिखोगे बताओ जल्दी से, कहां लिखूं? राजस्थान, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या असम? अभी तक रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का, अभी तक आप लोगों का रिप्लाई नहीं आया है। अरे जल्दी से बताइए। नहीं बताओगे क्या? चलो मैं बता देता हूं, आंसर कर दो राजस्थान। राजस्थान पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। और अब आपसे मैं पूछता हूं, यहां एक तो फुल फॉर्म पूछूंगा इसकी और इसका आंसर पूछूंगा। किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता होता है? कौन सा कनेक्शन है सबसे सस्ता होता है? थर्ड ऑप्शन लिख लो वाईफाई, ठीक है, और फोर्थ लिख लो आप वाईफाई के बाद लिख लो लीज लाइन, ठीक है, लीज लाइन को भी लिख लो, लीज लाइन। इनमें से कौन सी लाइन जो है सस्ती है? बिल्कुल सबसे सस्ता इंटरनेट कौन सा है? और एक डीएसएल की फुल फॉर्म बतानी है आपने। डीएसएल, L4 क्या होता है, S4 क्या होता है, D4 क्या होता है? कभी भी आ सकता है एग्जाम में मेरे भाई, तो बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गुड। अरे रे क्या बात हो गई,
आवाज नहीं आई क्या? अब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम आवाज हो गई है तो देखो, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है? आंसर लगाइए, डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन सबसे सस्ता होता है, ठीक है। वाईफाई और लीज लाइन ये सस्ती नहीं होती, ये तो बहुत महंगी है। डीएसएल, डीएसएल होता है, डीएसएल, डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सब्सक्राइबर और एल फॉर होती है लाइन। जल्दी से कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। मनीषा जी ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है, क्या बात है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अरे ये तो आसान सवाल है, इसका तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हो, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग ओएस नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि वहां जिक्र मिलेगा विंडो का आपको, ठीक है, विंडोज का या फिर लिनक्स वगैरह, ये सारी की सारी है ना, क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताइए। फास्ट, फास्ट आंसर आया भी है क्या किसी का? जावा बिल्कुल राइट आंसर है। देखो विंडोज, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, ये सारे के सारे है ना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है वो एंड्रॉइड होता है, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह उनके अंदर विंडो डलती है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर होते हैं। वो भी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा भाई, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द्वि आधारित संख्या, इसको तो समझाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। एक बार शेयर कर दो जल्दी से भाई। 100, देखो ऐसे बोलो 101, ये क्या है? 10 100 101, 10 100 101। इसका आपको आपने बताना है कि ये डेसिमल में कितना होगा। डेसिमल का मतलब है दशमलव प्रणाली में इसका आंसर क्या आएगा, ये बताना है हमने इसका। तो आप कैसे बताओगे? देखो आसान सा तरीका है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। वो एक बार यस करो, जल्दी से कमेंट करो, हाँ जी बताइए, फिर देखते हैं कौन कौन है, कौन कौन पढ़ने का इच्छुक है। जल्दी से बोलिए यस 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 यस, फास्ट। अगर ऐसा कभी भी आए, ठीक है, ये है बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी, BINARY, बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर दो ही डिजिट होती हैं। द्विपद्धति बोल लो या फिर द्विअंकीय पद्धति है ये, ठीक है। यह विक्रम लांबा, बहुत बढ़िया। तो एक बार अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज रिवीजन कर लेते हैं। देखो राइट साइड से चलना है, यदि ये दे रखा आपको बाइनरी सिस्टम से आपको डेसिमल में जाना है तो आप राइट साइड से 2 की पावर 0 लिख लो पहले के लिए, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर इसके लिए 2 की पावर 5, इसके लिए 2 की पावर, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। और 2 की पावर ये कितना हो गया? 7, और ये 2 की पावर 8, ऐसे लिखते हैं हम। एक बार दोबारा देख लो, पहला जो राइट साइड से है 2 की पावर 0 है, दूसरे के लिए 2 की पावर 1 है, तीसरे के लिए मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। अब की बार तरीके से लिखेंगे, कैसे कि इसके लिए लिख देता हूँ 2 की पावर 0, और इसके लिए लिख देता हूँ 2 की पावर 1, इसके लिए लिख देता हूँ 2 की पावर 3, और इसके लिए लिख देता हूँ 2 की पावर 4, और इसके लिए लिख देता हूँ 2 की पावर 5, और इसके लिए हम लिख देते हैं 2 की पावर 6। ये है 2 की पावर 7, और ये रहेगी आपकी 2 की पावर 8। ठीक है क्या? बोलो एक बार यस और नो, सही है क्या? बताइए जल्दी से। हाँ भाई विनय, एग्जाम कैसा रहा आपका, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, और आपके पास ये 8 से ज़्यादा होगी, तो गड़बड़ कहाँ है देखते हैं। एक इसके लिए, ये 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 इसके लिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो गए हैं? 2 की पावर 0 होता है आपका, इनके लिए लिख लो 1 होता है। 2 की पावर 1 आपका 2 ही होता है। 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, ये आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 16 दूनी 32, और ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, और ये आपका 64 का डबल हो जाएगा 128, और ये 128 का डबल
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई बताओ, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये सही है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ होगी। एक बार 10 100 101, ये कहाँ मिस्टेक है एक बार बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8, 2 की पावर 0 1। अरे भाई यहाँ गड़बड़ है, देखो यहाँ हमने डबल पेन चला दिया। ठीक है, ये 2 की पावर 1 होता है, यहाँ 2 की पावर 0 और यहाँ 1 है। मैं दोबारा कर देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका सारा का सारा ही मैं मिटा देता हूँ। और आपकी संख्याएं क्या थी मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब देखो समझ में कहानी आ गई। आप लिख सकते हो इसके लिए 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, और इसके लिए 2 की पावर 1 आएगा, वो 2 की पावर 1 2 ही होता है। इसके लिए आप लिख लो 2 की पावर कितना लिखोगे, 2 की पावर 2 कितना रहेगा 4। इसके लिए 2 की पावर 3 कितना लिखोगे 8। इसके लिए 2 की पावर 4 कितना रहेगा 16। इसके लिए 2 की पावर 5 कितना रहेगा 32। इसके लिए कितना रहेगा 64 और इसके लिए कितना रहेगा 128। अब 0 वाले हटा दो, बाकी सारे के सारे जोड़ लो। ठीक है, 256, हाँ 2 की पावर ठीक है, हाँ 0 वैल्यू 0 आएगी। अब देखो जो भी 0 वाली वैल्यू है ना, जैसे 64 0 पे है हटा देते हैं, इसी प्रकार 16 है हटा देते हैं, इसी प्रकार 8 है हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। जो 1 के साथ उनको ऐड करो, 1 के साथ 1 है तो जोड़ दिया। इसके बाद देखो 1 के साथ 4 है तो जोड़ दिया। इसके बाद देखो आप 1 के साथ 32 है तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद 1 के साथ 128 है तो जोड़ दिया। तो इन सभी को जोड़ लो आप, वो आंसर आ जाएगा 8 और 2 10 और 5 15, 2 3 2 5 और 1 6, 165 आंसर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा 165। अब मैं आपको अच्छे से दोबारा समझाता हूँ। मैं आपसे कहूँ 1 0 बड़े बड़े अक्षर लिखो 1 0, ये एक बाइनरी सिस्टम में है, तो बताइए इसका है ना दशमलव प्रणाली में कैसे लिखेंगे। दशमलव प्रणाली का मतलब ये नहीं है कि वहां पॉइंट आएगा, इसका मतलब है कि जो आपकी 10 डिजिट है ना उस फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो इसको तो आप लिख दो 2 की पावर 0, इसको लिख दो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ध्यान से देखो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 2, तो ये किसके लिए आया है 8 और 2 10 के लिए आया है भाई। ठीक है, तो ये दशमलव प्रणाली में 10 हो जाएगा और वैसे 1 0 1 0 हो जाएगा। एक बार आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा 1 0 0 0। ये बताइए यदि बाइनरी में है, ये यदि बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या होगा। बस अब बताइए, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल विनय कुमार, हमारी जो मिस्टेक थी वो हमने ढूंढ ली थी, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 8 हो सकता है, एक बार सभी का कमेंट आना चाहिए, हो सकता है सभी को समझ में ना आया हो, जल्दी से बताइए एक बार। हाँ जांगड़ा साहब बिल्कुल आपका भी आंसर है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर कितना लिखूं 2 और ये 2 की पावर 3। ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, आंसर कितना आ गया, यस बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को आप ये भी बता सकते हो क्या कि यदि मैं कहूँ 64 नहीं चलो 65 ले लेता हूँ, 65 है ना ये आपका दशमलव प्रणाली में है, आप ये बताइए इसका बाइनरी सिस्टम क्या रहेगा। तो आसान सा तरीका है, सीख लो, आपको कुछ नहीं करना, केवल 2 से भाग देना है, भाग देते जाना है। जैसे 2 से भाग दिया, ठीक है जी, कितना आएगा तो आप कहोगे 32 दूनी 64, बचा कितना, ध्यान से हर बार 2 से भाग देना है, जो शेष रहे ना वो यहां लिख दो, कहां यहां लिख दो। ठीक है, जैसे यहां 1 बच गया, अब 2 से फिर भाग दिया तो 16, यहां क्या बचा 0, फिर 2 से भाग दिया कितना बचा 8 तो 0, अब फिर 2 से भाग दिया तो 2 से भाग देंगे तो 4 फिर 0, अब फिर 2 से भाग दिया, बोलो हाँ कि ना, तो 2 दूनी 4 कितना बचा 0, अब फिर 2 से भाग दिया तो 2 कम 2 फिर 0, तो ये कितना आ गया। तो हम उल्टा पढ़ते जाएंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, नीचे से ऊपर लिखेंगे, हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 1, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा किसके लिए 65 के लिए आ जाएगा। और इससे पहले एक 1 भी है आपका, 1 0 0 0 कितनी बार है देखो 1 2 3 4 5 0 है और एक 1 ये है, तो 1 0 0 0 1 ये आपका किस में आ जाएगा, बाइनरी में आ जाएगा भाई। ठीक है क्या, एक बार जल्दी, बहुत बढ़िया भाई, डॉक्टर सरजीत ने राइट आंसर दिया है, वेरी गुड, 1 0 0 0 1 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी
समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से बताएं इनको। ये रहा आपका 72 का क्वेश्चन, 72 72 का क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा? ये लो, पूरा जूम कर दिया है, आपकी आंखों के सामने रख दिया है। जल्दी बता दो कि कृत्रिम बुद्धि क्या होती है। देखो, कृत्रिम बुद्धि का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बस जो कि अब जो पीढ़ी चल रही है ना कंप्यूटर्स की, उसके अंदर लग रही है, ठीक है। जैसे आपके रोबोट हैं, उनके अंदर इसी का यूज है, ठीक है। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन को बुद्धिमान बनाना, टू मेक मशीन इंटेलिजेंट, ठीक है। और देखते हैं अपनी बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग, अपनी बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कंप्यूटर। देखो, हर ऑप्शन को पढ़ो, हो सकता है उससे बेटर कोई ऑप्शन आपको मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा यदि आप टेट की एग्जाम दोगे ना टीचर के लिए, उसमें ऐसा ही होता है, आपको प्रत्येक ऑप्शन पढ़ना पड़ता है भाई, ठीक है। टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें। तो कंप्यूटर में और ज्यादा मेमोरी डालना ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर अपनी बुद्धि डालना, अपनी बुद्धि कंप्यूटर में डाल देंगे तो हम क्या करेंगे भाई फिर? अरे वाह, सीपीयू और मेमोरी के बीच आंकड़ा, भाई कहने का मतलब है कि सीपीयू जो आपकी चीफ प्रोसेसिंग यूनिट है ना, चीफ प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके बीच और मेमोरी के बीच जो आना जाना है, कहने का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन आती जाती है वो कौन लेके जाता है? कंट्रोल बस, एड्रेस बस या डाटा बस? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 72 का ए बताया है, 72 का ए बिल्कुल राइट आंसर था। और 73 का क्या आंसर बताओगे आप? 73 का आंसर कंट्रोल बस नहीं होगा, ठीक है। बस कई प्रकार की होती हैं, और एड्रेस बस भी नहीं, ये आंसर आएगा आपका डाटा बस। बस ये हम जिसमें बैठते हैं वो नहीं है, कंप्यूटर के अंदर बस होती हैं ये, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होते हैं ये। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक को हम नकदी फसल भी बोलते हैं। विच इज अ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ द हरियाणा? आलू, कॉटन, गन्ना, सुगर कैन। कॉटन है आपका ये आंसर, ठीक है। क्या रहेगा? कॉटन आंसर रहेगा। हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? हरियाणा की धमाल का आंसर बता सकते हो क्या? बताइए, धमाल बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए जल्दी से। मैं देखता हूं कि क्या आप लोगों ने आंसर बताया है। नवीन कुमार बी आंसर, कौन से का आंसर दिया है आपने? ये भी कमेंट करके बताइए कि कौन से का आपने ये आंसर दिया है। नवीन कुमार बी, शुभम बी, शुभम 75 का भी बहुत बढ़िया राइट आंसर है। धमाल डांस जो है ना वो झज्जर और महेंद्रगढ़ में किया जाता है। डांस क्यों कर रहा है भाई तू? अब ये बता हमें, डांस क्यों कर रहा है ना? डांस का नाम सुनते ही इसने डांस शुरू कर दिया भाई। 76 हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? आंसर दे दिया होगा आपने, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है? क्या फुलकारी प्रसिद्ध है? हाँ जी बिल्कुल, फुलकारी प्रसिद्ध है। फूल बनाए जाते हैं आपके, ठीक है, किसके ऊपर? जैसे ये खेस वगैरह सुना होगा ना, ऐसा जो है ना थोड़ा सा पतला कपड़ा लिया जाता है और उसके ऊपर फूल बनाए जाते हैं, ठीक है। या आप यूं कह सकते हो चुनरी वगैरह के ऊपर भी फूल बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको फुलकारी बोलते हैं। तो इसका आंसर कढ़ाई होती है इनके ऊपर, कढ़ाई के रूप में जो होती है ना, जो फूल बनाए जाते हैं वो फुलकारी होती हैं। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? बच्चे बच्चे को पसंद है, बच्चे बच्चे को पसंद है क्वेश्चन, और बच्चा बच्चा बता सकता है। बच्चा सबसे पहले रोएगा तो आंसर यही बताएगा। क्या बताएगा? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था, ठीक है। बच्चा भी बता देगा कि इसका स्थानेश्वर नाम था, और थानेश्वर है ये जगह। नेक्स्ट आंसर, हरियाणा किसके बीच स्थित है? ठीक है, ये आपको डिग्री में बताना है, कितनी डिग्री से कितने डिग्री के बीच जो है हरियाणा लाई करता है, ठीक है भाई। अक्षांश और देशांतर में बताना है। हाँ भाई, शुभम 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 डी आंसर बताया है। हरियाणा के बारे में बताइए जल्दी से। चलें आगे, देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा आपका ऑप्शन, ये आपके ऑप्शंस हैं, बताइए जल्दी से, बताइए शाबाश।
ये आपके ऑप्शंस हैं भाई। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 से 30 डिग्री, ठीक है, 37 से 30 उत्तरी। अच्छा ये भी है ना जरूरी, नॉर्थ लैटिट्यूड है या फिर आपका नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ है, यहाँ 37 है ना, यहाँ क्या है 37 है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। कईयों ने आंसर दिया होगा, प्रवीण लांबा ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा जो है वो लाई करता है 27 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस बच्चे बच्चे के नाम के मुंह पर इसका नाम है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। रोहतक लगा दें क्या? अरे बोलो भाई, रोहतक लगाएं या सोनीपत लगाएं या सिरसा लगाएं, जल्दी से बताइए। ए आंसर भिवानी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, भिवानी आंसर है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है। हवा सिंह जी के द्वारा ये एकेडमी स्थापित की गई थी, कहां? भिवानी में। बॉक्सिंग क्लब। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव किसमें समृद्ध हैं? भिवानी महेंद्रगढ़, सॉरी रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव में क्या पाया जाता है? टीन है या स्लेट है या डोलोमाइट है या फेल्ड स्पार है? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। मैं देखता हूं इसका आंसर कौन कौन सही बताएगा। लंबा साहब कौन से का आंसर आपने बताया है, ये बताइए आप, कौन से का आपने आंसर बताया है? सी। कौन से का आपने बताया है? 80 का सी, बहुत बढ़िया, 80 का सी राइट आंसर है। स्लेट, स्लेट है ना, इनरिच्ड है, कहां? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में। हरियाणा के सीही गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ है? मोनो कुमार, बहुत बढ़िया। सीही, सीही सूरदास, इतना सा याद रखना है, सीही सूरदास। मिलकर बोलो एक बार, सभी एक बार मिलकर बोलो, जय बाबा की, है ना। मन है ना, मन को बड़ी शांति मिलेगी भाई। गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? गुड़गांव को शीतला माता से संबंधित माना जाता है। और शीतला माता जी किनकी बीवी मानी जाती है या थी? तो आप कह सकते हो वो हमारे गुरु द्रोणाचार्य साहब की पत्नी का नाम था, तो द्रोणाचार्य इसका आंसर हो जाएगा। जय बाबा की, बहुत बढ़िया भाई। अरे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य राइट आंसर, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 82 का सभी ने आंसर दिया भाई। ऐसे आंसर दोगे ना मजा आएगा पढ़ने में भी। इसका आंसर और बता दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान से नोट कर लेना, दिमाग में घुसा लेना इस बात को कि आसान क्वेश्चन हर बच्चे को याद है। आप बच्चों को गैप कब दोगे, कब दोगे? पता है आपको, आपका जो कंपटीशन है ना बहुत कम बच्चों के साथ है। यदि आप पढ़ाई करते हो तो बहुत कम बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। क्यों है? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे है ना कुछ हजारों में है, फॉर्म तो भरेंगे लाखों, ठीक है, और एग्जाम देने जाएंगे वो भी उससे नीचे आ जाएंगे, सभी एग्जाम नहीं देने जाएंगे। और कुछ उसमें से भी 20% ऐसे होंगे जो कि पूरी की पूरी शीट भर के आएंगे, ठीक है। 20% नहीं, उसमें से 80%, 20% बच गए वो जो तैयारी करते हैं लेकिन अपना 100% नहीं देते। आप लोगों ने अपना 100% देना है, और 100% यदि आप अपना दे देते हो ना तो आप पहले 4% बच्चों में आ जाओगे, बोलो हाँ या ना। और यदि आप पहले 4% बच्चों में, 5% बच्चों में आ जाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि मुझे इसका आंसर देना है द्रोणाचार्य का, या फिर मुझे आंसर देना था भिवानी का। आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है कि यदि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यदि मैं उनका आंसर दे पाता हूं तो मैं उन बच्चों के साथ हूं जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो और बच्चे जिसका आंसर नहीं दे पा रहे ना, आप उसका आंसर दोगे ना तभी उनसे आप अलग हो, ठीक है। Which of the following scheme is based on the recommendations of स्वामीनाथन रिपोर्ट? आंसर विल बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर पशुधन बीमा योजना। आप जल्दी से बताइए कौन सा आंसर आएगा। मनीषा, प्रवीण, मोनो, आंसर तो सभी ने दिया है, आंसर तो सभी ने दिया है, लेकिन सभी का सही नहीं होता भाई। मनीषा कुमारी ने आंसर दिया है सी और प्रवीण कुमार ने आंसर दिया है डी। उपर्युक्त सभी से रिलेटेड नहीं है भाई, ये आंसर आएगा आपका पशुधन।
पशुधन है, स्वामीनाथन पशुधन बीमा योजना। आंसर लगा देना, टिक लगा देना इसका। उपर्युक्त सभी को देखकर आंसर मत लगाना। एसएससी एचएसएससी अब की बार आपको फंसा सकती है, जैसे हरियाणा पुलिस में आपको है ना क्या बना दिया था, मोर बना दिया था। प्रदेश के किन 2 जिलों में 2 विशेष पर्यावरण, ये तो पता है ना, विशेष पर्यावरणालय, एक तो हिसार है और एक फरीदाबाद है। बच्चे बच्चे के मुंह पर इनके नाम है, ठीक है। आप ये देखो, यदि हमारे पास 20 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी भी हो सकता है, सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई। हाँ जी बताइए, बहुत बढ़िया। क्या आंसर बताया है इसका आप लोगों ने? मोहन चोपड़ा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टूटा हुआ आदमी, ये नाम है इसका, टूटा हुआ आदमी, और क्वेश्चन है ये घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन बहुत बार, लेकिन सभी बच्चों को इसका भी नहीं पता, ठीक है भाई। जिसने इसका आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है। हरियाणा जी के आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप हरियाणा जी के पढ़ रहे हो। आपको फोकस करना है मैथ्स इंग्लिश पर, मेरे बच्चे ध्यान रखना। मैथ्स और इंग्लिश यदि आपकी स्ट्रांग है, इजीली आप सिलेक्शन ले सकते हो। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है, जिन्होंने पीछे वाले का क्वेश्चन दिया था, या जो इसका आंसर देंगे, ठीक है, जो फिर या फिर ये बताएंगे हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर कौन थी, है ना, पहली स्पीकर कौन थी, ये कहते ही आप समझ जाओगे सन्नो देवी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। या फिर अभी कौन है जो पंचकुला से है, ज्ञानचंद गुप्ता, आप बता सकते हो इजीली, बोलो हाँ या ना। कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं, सर्वाधिक बार कौन रहे हैं? कुलदीप शर्मा नहीं, हरमेंद्र सिंह चड्ढा रहे हैं। 86 का आंसर है ये, ठीक है। क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूं वो भाई सिर्फ ये क्वेश्चन सुनने हैं बाकी हम नहीं सुनेंगे, मैं प्रत्येक बार इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल, बच्चे बच्चे के नाम पर उसका नाम है। साइकिल किससे है? सोनीपत, साइकिल। और सूती वस्त्र तो भाई कई जगह बनता है, लेकिन प्रसिद्ध जो है ना मेरे विचार में भिवानी है सूती वस्त्र के लिए। सीमेंट, चरखी, दादरी आप लोगों के पता है, डालमिया। और कार, आप मारुति कार को याद रख लो। मानेसर है आपका गुरुग्राम में, ठीक है भाई। चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, नहीं दिख रहा है तो हम ऑप्शन अब इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। 88 का क्या आएगा? बिल्कुल गलत आंसर है आपका। जिसने 88 का कमेंट करके बताया है उसका आंसर गलत है भाई मेरे, ठीक है। इसका आंसर बताना आपने क्या आएगा। हरियाणा का राज्य वृक्ष बच्चे बच्चे के नाम पर है, जिसको हम बहुत घर में तो शुभ नहीं मानते, लेकिन हमारे वातावरण के लिए बहुत ही शुभ, बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है 24 आवर, ठीक है। इसको हम उखाड़ते नहीं, इसको हम काटते नहीं। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई हुई बात है कि यदि हम किसी पीपल या बरगद के पेड़ को, बड़ के पेड़ को हम काटते हैं तो हमें पाप होगा। ये बच्चों वाली बात है, लेकिन उस समय पढ़े हुए लिखे लोग नहीं थे, उन लोगों को नहीं पता था कि क्या कार्बन होता है, या फिर क्या हाइड्रोजन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, या फिर ऑक्सीजन क्या होती है। इसलिए पढ़े लिखे आदमी ने एक ही बात बोल दी कि यदि आप पीपल के पेड़ को उखाड़ोगे या फिर उसको काटोगे तो आपको पाप होगा। कहने का मतलब है आपको वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी जो आप पीपल के या बरगद के पेड़ से लेते हो। इसलिए उन्होंने कहा कि पाप होगा, लेकिन पाप वगैरह कुछ नहीं होता। अपने घर में है तो उखाड़ना मजबूरी है, दीवार में उग गया तो उसको उखाड़ना पड़ता है, लेकिन यदि आपके गांव में है तो उसको मत काटो भाई। पेड़ तो काटने हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आंसर 88 का क्या बताया आपने? 88 का बी, फाइकस रिलीजियोसा, बिल्कुल राइट आंसर है भाई, बेहतरीन आंसर दिया है इस भाई ने। हरियाणा राज्य का वृक्ष पीपल या बड़ कह सकते हो, और जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है भाई। कमेंट करके बताया है। 89 हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? और हम लोग जहां हैं वहां बारिश वास्तव में कम होती है। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो अंबाला में होती है, और अंबाला कहां है? पूर्व और उत्तर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और सबसे
कम हमारे एरिया में होता है। जो हमारा एरिया है वो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है। यहाँ सबसे कम बारिश भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी का जो एरिया है वहां कम बारिश होती है। ठीक है बच्चे, यस और नो? बिल्कुल भाई, काट देना चाहिए ऐसी जगह पर उगे तो। ठीक है, गलत जगह पर उगेगा तो उसकी गलती है, हमारी थोड़ी है ना, फिर तो कटेगा। ठीक है, कटेगा। हरियाणा में किस हो गया, बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा में कुल कितनी महिला पहलवानों का चयन हुआ? ये गेम्स हो चुके हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं कि ये गेम कब शुरू हुए, जल्दी बताइए। और आपको ये भी बताना है कि बर्मिंघम कहाँ है, और आपको ये भी तो बताना है कि बताइए बर्मिंघम गेम्स जो राष्ट्रमंडल खेल हुए इसके अंदर भारत ने कितने मेडल जीते, और इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि कितने गोल्ड थे, कितने उसके अंदर सिल्वर थे और कितने उसके अंदर ब्रॉन्ज थे। शाबाश, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बर्मिंघम पहला है, कहां है बर्मिंघम, कहां है, जल्दी से बताइए बर्मिंघम कहां है। फास्ट आंसर देना है आपने, बर्मिंघम कहां है। दूसरा ऑप्शन आपको ये मैंने दिया था कि बताइए कि ये गेम कब शुरू हुए और कब खत्म हुए, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, कमेंट तो करना पड़ेगा भैया आपने। ठीक है, कमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर कोई नहीं रहा, ऐसा क्यों? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बड़ी लाइन हमारी प्रशंसा के रूप में लिखी। देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड में है, ठीक है, और 4th पोजीशन पर इंडिया रहा था। ठीक है, बाकी की कहानी आप सर्च कर लेना, मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो टोटल मेडल्स इंडिया ने जीते थे वो आपके थे 61। ठीक है, गोल्ड थे 22 और सिल्वर थे 16 22, ऐसे याद रख लो इसको, 22 16 और 23। ब्रॉन्ज 23 जीते थे, सिल्वर 16 और गोल्ड 22। 4th पोजीशन थी इंडिया की बर्मिंघम इंग्लैंड में, और राष्ट्रमंडल जून में हुए थे, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कमेंट लंबा साहब नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, देश की पहली शहद मंडी हरियाणा के किस जिले में स्थापित होगी, किस जिले में स्थापित होगी? और मैं आपको ये एक खुशखबरी दे देता हूं जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको, कि कल हिंदी की क्लास होगी और हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, बहुत ही अनुभवी टीचर आपके सामने होंगे, हिंदी की क्लास को मिस नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, हिंदी की क्लास होगी कल ऑफलाइन, ऑफलाइन का जिक्र है, ऑनलाइन का जिक्र नहीं है। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल आपके सामने है और हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। आज ये भाई 90 का बता दिया था क्या? सी, अरे आंसर नहीं बताया था मैंने शायद। बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कुल कितनी महिला पहलवानों का चयन हुआ, इसका क्या आंसर बताया था आपने? अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, जल्दी से बताइए 90 का क्या होगा, 90 का क्या होगा? 90 का हमने डिस्कस नहीं किया था, कितनी महिलाओं का चयन हुआ था ये तो मैंने बताया ही नहीं भाई, ये 5 थी। ठीक है, देश की पहली शहद मंडी हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र। क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला है हरियाणा मुख्यमंत्री निवास को अब किस नाम से जाना जाएगा? कौन सी कुटीर होगी ये होगी कुटीर, और संत कबीर की कुटीर होगी। लगा दीजिए आंसर इसके ऊपर, सी। प्रदेश के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस, टावर ऑफ जस्टिस का नाम सुनो तो गुरुग्राम है। ठीक है क्या? टावर ऑफ गुरुग्राम, टावर ऑफ गुरुग्राम क्या रहेगा रे, बोलो एक बार। टावर ऑफ गुरुग्राम, टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा में दिव्यांगों का प्रमोशन में कोटा 3% से कितना कर दिया गया है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, फास्ट फास्ट आपका रिप्लाई आना चाहिए। दिव्यांग है, उनका प्रमोशन है, प्रमोशन कहां यार, नौकरी मिलेगी तभी प्रमोशन होगा, प्रमोशन नहीं किया भाई, उनका जो है ना कोटा था वो बढ़ाकर कितने से कितना कर दिया गया है आपने ये बताना है, जल्दी से बताइए। पहले ये 3% था, ये तो मैंने आपको बता दिया है, पहले ये कितना था? 3% था भाई, अब कितना कर दिया गया है? अब ये 4% हो चुका है। ये 95,
हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सत्यपाल सिंधु अध्यक्ष के रूप में, ठीक है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। सचिव के रूप में पूछे तो सचिव आपको मैं बताता हूं, वो है रविंद्र कुमार। सचिव कौन है? रविंद्र कुमार। उपाध्यक्ष आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। सभी बच्चे इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। देखो कितनी अच्छी बात बताई है सर ने, ठीक है। घर पे बैठे बैठे भी टेंशन लिए हुए हैं। मैं कहता हूं सर आप टेंशन मत लो, लेकिन सर टेंशन लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर? बताइए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, कुछ फायदा हमारा भी है ताकि हम भी आप लोगों से इज्जत पा सकें और आप भी हम ऐसे कुछ सीख सकें। देखो हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसको चुना गया है? किसको चुना गया भाई? सत्यपाल सिंधु को। सचिव कौन है? रविंद्र कुमार है। अरे बोलो, सचिव हर 3 साल में चुनाव होता है, ये याद रख लोगे क्या? हर कितने साल में चुनाव होता है? हर 3 साल में चुनाव होता है। राकेश शेखावत, बहुत बढ़िया भाई, हर 3 साल में। मैंने पूछा था उपाध्यक्ष बताइए, उपाध्यक्ष आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। उपाध्यक्ष बॉक्सिंग संघ का उपाध्यक्ष कौन है भाई? सोमवीर सिंह। अरे भाई सोमवीर जी आप हैं क्या? ठीक है, सोमवीर सिंह, ये हमने आंसर लगा दिया है। उपाध्यक्ष सोमवीर सिंह, अध्यक्ष है सत्यपाल सिंधु और सचिव कौन है? रविंद्र कुमार। चलिए फिर 95 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के कुछ क्वेश्चंस। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? केवल ब्रेन का बताना है, आपने क्रेनियम का नहीं बताना, केवल ब्रेन का वेट बताना है। शरीर के कुल भाग का कितने % होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं किस किस का रिप्लाई आता है। राइट आंसर कौन देगा? फास्ट बताइए। मैं पानी पी लेता हूं भाई थोड़ा सा। किसी का कमेंट नहीं है। मानव मस्तिष्क का वजन, ये हमारा अगर भाग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। याद हो गए? हिंड ब्रेन में क्या होता है आपका? मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर बताइए, अग्र मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वजन कुल वेट का 2% होता है। ए, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है ए, वेरी गुड डॉक्टर साहब, 2% आपने राइट आंसर दिया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भाव का केंद्र होता है? मैंने बताया था ना, दिमाग का दही जहां होगा वहीं आपका बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होगा। दिमाग का दही कहां होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, दिमाग का दही कहां होता है? अरे मिड ब्रेन में होता है क्या? अरे सेरिब्रम में होता है? कार्पस कोलोसम में होता है क्या? हाइपोथैलेमस में होता है क्या? अरे नहीं पता जी मुझे, तो कौन बताएगा? देखते हैं, क्या पता। ये आपका फोर ब्रेन में होता है, और फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में? सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम जो है ना, आपका सोचने का, आपका पढ़ने का, आपकी याददाश्त का सारे काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, झक्कास, उम्दा प्रदर्शन किया आप लोगों ने। मनुष्य में ताप नियंत्रण किस अंग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ताप नियंत्रण ब्रेन के अंदर होती है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, ब्रेन के अंदर होती है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करती है? आपके ताप नियमन का नियंत्रण करती है। याद रख लोगे क्या? हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, ठीक है भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो हम, वो सबसे क्या होती है? वो मास्टर ग्लैंड होती है। और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होगी? कमेंट करके बता सकते हो क्या? मैं देखता हूं, तब तक मैं बताता हूं। हाइपोथैलेमस आपकी सुपर मास्टर ग्लैंड होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, जल्दी से बताइए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या हुआ कि यदि हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो हाथ उसी समय सेकंड के 100वें हिस्से में हाथ हट जाएगा। दिमाग के पास, आप ये मत सोचना दिमाग के पास बात पहुंचेगी आधे घंटे में फिर हाथ हटेगा, नहीं, सेम टाइम पर बात पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे करंट काम करता है वैसे ही हमारा हाथ वहां से हट गया, हाथ को कोई चीज टच हुई और वो करंट की तरह दिमाग में पहुंच गई। वो किसके द्वारा पहुंचती है आपको ये बतानी है। दोबारा से सुन लो, यदि किसी ने आपको यहां सुई चुबो दी
उसने चुभोई और वो बात आपके दिमाग में जाके लगी, ठीक है, वो आपके दिमाग में बात जाके लगी है, तो वो करंट है, वो भी एक करंट है। और वो करंट किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, कशेरुकु रज्जु में जाता है। कशेरुकु मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में से, ठीक है। कशेरुकु स्पाइनल कॉर्ड, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो यस और नो, जल्दी से बताइए हाँ या ना। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से, देखो डाइजेशन का जिक्र करे, चाहे जिक्र करे रेस्पिरेशन श्वसन का, चाहे आपकी बात करें जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मतलब कि अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, जो आप लोग छींकते हो, अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है कि किसी ने छींका है, उसका जिक्र करे, चाहे खांसने का जिक्र करे, चाहे याविंग उबासी का जिक्र करे, ये सारी जो है ना क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। मेडुला जब उल्टी आती है ना, वो मीटिंग होती है किसी को, उसको भी नियंत्रित कौन करता है, अरे बोलो एक बार, कौन करता है वो मीटिंग को, वो मीटिंग को भी नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा ही करता है। इसीलिए बुजुर्ग हमारे यहाँ दबाते हैं जब उल्टी होती है तो। अरे बोलो जल्दी से यस और नो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट। सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करता, कौन सा अंग ऐसा अंग होता है जो दर्द महसूस नहीं करता, कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसने क्या कहा, यदि इस अंग पर सुई भी चुभो दी जाएगी ना तो दर्द का अनुभव नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा दर्द। ऐसा कौन सा अंग होता है, म्यूजिकल टसन 6 का ए। भाई देखो कैसी बात करते हो, यदि यहां सुई चुभोई जाएगी तो दर्द नहीं होगा क्या, बस यही तो मैंने पूछा आपसे। हार्ट, अरे भाई दर्द होगा हार्ट में भी, दिल में तो सबसे ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। अरे बताओ हाँ या ना, 6 का ए नहीं होगा भाई, न हार्ट होगा न त्वचा होगी मेरे भाई। ब्रेन जो है ना, ब्रेन, यदि आपके सामने ब्रेन को रख दूं मैं, उसके अंदर आप यदि सुई चुभोगे ना तो ध्यान रखना वहां दर्द नहीं होगा, मतलब निकालने के बाद नहीं। यदि अब भी आप कहोगे सर यहां यदि हम सुई चुभोएंगे तो क्या दर्द नहीं होगा, सुन लो सभी एक बार ध्यान से, क्या बताया है कि यदि मैं यहां खड़ा हूं, अब कोई लेके आए सुई और मेरे यहां चुभो दे, सिर में चुभेगा तो वो क्रेनियम पर जाके लगेगी, बहुत दर्द होगा, क्रेनियम पर दर्द होगा, वहां आपकी दर्द की जो आपकी ये है ना नर्व्स वगैरह हैं ये होती हैं। लेकिन यदि ब्रेन में, सुन लो ध्यान से, ब्रेन में यदि सुई को चुभाया जाए तो वहां दर्द नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सी आंसर, बिल्कुल सी आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। यदि आपका राइट आंसर था तो उम्दा प्रदर्शन, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती से हो गया अच्छी बात है, गलत मत करना, ध्यान रखना। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है, एक्सोन कहलाता है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्या कहलाता है, एक्सोन। आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन, एक्सोन। नेक्स्ट पे आ जाइए। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिक कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है, बताइए। मेलिन का, इनेमल का, ए और बी दोनों का, किसका होता है, एक्सोन्स, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है, बताइए। मेलिन या इनेमल, देखो इनेमल, इनेमल का तो पता है ना, ये आपका दांत जो होता है इसकी ऊपरी परत होती है, क्या होती है, दांत की ऊपरी परत होती है मेरे भाई, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका के चारों ओर मेलिन का आवरण होता है, आंसर क्या रहेगा, मेलिन रहेगा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके काटा मत करा करो उसको, ठीक है, डिलीट मत किया करो भाई उसको। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तंत्रिका तंत्र,
नर्वस सिस्टम का कौन सा कार्य है? सोचना समझना बिल्कुल इसी का काम है। इच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी का काम है। हृदय गति का नियंत्रण भी इसी का काम है, और उपयुक्त सभी भी इसी का काम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है क्या? बताइए भाई। सर्दियों में घट जाता है? अरे नहीं, जब हम रजाई को ओढ़ लेते हैं तो अंदर से हम गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सेम मेंटेन रहता है। ठीक है, न घटता है न बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि सर्दी आ गई तो हम ठंडे हो गए और गर्मी आ गई तो हमें गर्म हो गए। ऐसे तो बहुत ज्यादा गर्मी आ जाएगी तो जो हमें टच होगा वो जल जाएगा। अरे नहीं भाई, ये न सर्दियों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण एक बीमारी होती है भाई। यदि हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मस्तिष्क हाइपोक्सिया। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क हाइपोक्सिया। याद रख लेना, कई बार ये भी पूछ लेता है हाइपोक्सिया बताइए किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है, शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? मस्तिष्क से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। डिसलेक्सिया, देखो डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, पहले इस बीमारी को पता है क्या बोलते थे? इसको बोलते थे कि बच्चा है ना अंधा हो गया है, लेकिन अंधे की बीमारी नहीं होती थी। वैसे बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा थोड़ा सा है ना स्लो होता है और बच्चों से, और ये बच्चा और बच्चों के बराबर आ सकता है, बस इतनी बीमारी है। उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, उसको उसका भावनाओं के साथ उसके साथ जुड़ा जाए तो उस बच्चे की बीमारी खत्म हो सकती है। बस इतनी ही बीमारी होती है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा ट्यूशन उसको दिया जाए ना, तो ये बीमारी खत्म हो जाती है। और ये बीमारी आपकी मस्तिष्क से संबंधित होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? बताइए। हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क या प्रतिरक्षा तंत्र? तो इसका तो आप आंसर दे ही दोगे भाई, क्या ये मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। निम्न को सम्मिलित कीजिए, इसका बता दीजिए क्या सम्मिलित करोगे इसको, कैसे आप इसको मिलान करोगे? ये लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने में रख ही देता हूं, बताइए शाबाश, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता सकते हो क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रवीण लांबा, डॉक्टर सरजीत, शुभम जांगड़ा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त, झक्कास। अब मैं बताता हूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो का मतलब है कार्डियो, हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट, हृदय में विकार हो तो ये होता है। अच्छा जी, पेस मेकर तो पता ही है आप लोगों को, पेस मेकर हार्ट की गति को नियंत्रित करता है। अब आप चेक कर लो B3 में कहाँ है? B3 में यहाँ है और B3 में वहां भी है। अच्छा, B3 में यहाँ भी है और वहां भी है। B3 में हो गया, और D कहाँ है? 1 में। D1 में एक ही जगह पर है, तो आंसर आपका D आ जाएगा। ठीक है, तो A का 4th आ जाएगा। CT स्कैन किससे रिलेटेड होता है? शरीर में असामान्यता के लिए। भाई शरीर में कोई बीमारी है हमें पता नहीं, अब नॉर्मेलिटी है कोई, तो उसको CT स्कैन से पता किया जा सकता है। ऑटो एनालाइजर जो है वो जैव रासायनिक तत्वों की जांच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का आपका मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम गुड बाय गुड नाइट करते हैं। आप लोगों को अच्छे से सोना है, अभी टाइम है आपके पास पढ़ने का, अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, शाबाश, बता दीजिए। वेरी गुड, क्या रहेगा सरजीत कुमार? मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पता है क्या नहीं है? अरे जल्दी से बताइए, पता है या नहीं? कौन सा होता है? अगर भाग होता है या फिर मध्य भाग होता है या फिर पश्चिम भाग होता है? मेरे को ही बताना पड़ेगा। 14 का D आ गया। ठीक है, बिल्कुल। और जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है ना, वो होता है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क।
अग्रभाग में होता है ये, ठीक है, फोर ब्रेन में होता है सेरिब्रम। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे मेरे मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है। पूरा का पूरा सैंपल पेपर आएगा। इसके जो क्वेश्चंस थे ना 40, जिसमें मैथ्स था, इंग्लिश, हिंदी, वो हमने पीछे की क्लास में डिस्कस कर ली थी। कल आपका पूरा का पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप, मैंने बताया था, पीछे भी बताया है, एक पेपर खुद सोल्व करो, दिन में अपनी पढ़ाई करो, और एक किस टाइम। यहाँ हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, तो 100 के साथ 100 क्वेश्चन और डिस्कस होते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।